हेलो एवरीवन। तो आज फिर हम एक साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं जो करंट से ही रिलेटेड है और वो टॉपिक रहेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिजिटल गुड्स के बारे में रहेगा। जो इंडिया इतना डिजिटलाइज हो रहा है उससे रिलेटेड आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। ठीक है, तो इंडिया का कैसा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है, ठीक है, डिजिटल गुड्स क्या हैं, वो सब हम देखेंगे। क्या इनके पाथवेज हैं वो सब भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। डिजिटल पब्लिक गुड्स, ये गुड्स मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों तक, ठीक है, जिनको मदद मिल रही है नौकरी लेने में या फिर कोई हॉस्पिटल्स में जाने में या किसी भी मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उन सारे को हम बोलते हैं डिजिटल पब्लिक गुड्स। वहीं अगर बात करें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिजिटल पब्लिक गुड्स बने हुए होते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, DPI इनका बेस होता है जितने भी ये गुड्स बने हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करें आधार, आजकल आपने देखा होगा आधार भी डिजिटलाइज हो गया है। वहीं UPI जो पेमेंट्स के लिए यूज हो रहा है, UPI एक पेमेंट के लिए प्लेटफॉर्म है जो यूज हो रहा है, मतलब पैसों की हम बिना कहीं बैंक में गए हुए, दोस्त के पास गए हुए, हम घर बैठे बैठे ही गूगल पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, ठीक है, भारत पे कर देते हैं। तो ये सब UPI के पेमेंट्स हैं, हम अपने मोबाइल से ही डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं बिना किसी बैंक गए हुए। वहीं अकाउंट एग्रीगेटर्स कि हम अपने अकाउंट में अगर हमारे पास मान लीजिए अगर हमारा SBI में अकाउंट है या ICICI में अकाउंट है और हमने उनका ऐप डाउनलोड कर लिया, क्योंकि वो भी डिजिटलाइज है आजकल, तो बैंकिंग भी, तो हमने उस ऐप के थ्रू ही हम कोई एक और अकाउंट जिसमें हम पैसा डालना चाहते हैं उस अकाउंट नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, तो अकाउंट्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं। वहीं इंडिया स्टैक की बात करेंगे हम कि इंडिया स्टैक क्या है। ठीक है, तो जितने भी डिजिटल पाथवेज हैं वो किसके थ्रू बने हुए हैं, किसके बेसिस में है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर है। क्लियर। अब हम बात करें इंडिया स्टैक की, हम बात कर रहे हैं तो इंडिया स्टैक क्या है। इंडिया स्टैक बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये एक इंटरफेस है API, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं ये API है इंडिया स्टैक। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो इंडिया स्टैक पे होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग का काम इंटर स्टैक पे, इंडिया स्टैक पे होता है। इसको और अच्छे से हम समझते हैं, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, ये एक कंट्री या फिर एक स्टेट से लिमिटेड नहीं है इंडिया स्टैक। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट में है या एक ही कंट्री इसको ले सकती है। इंडिया में हो रहा है तो लंदन में भी हो रहा है UPI, ठीक है, सारी जगह है, डिजिटलाइज तो हर जगह हो रहा है। स्टेट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं हो रहा है, UP में ही हो रहा है। तो ये इट्स नॉट लिमिटेड टू वन एरिया, ये मोर देन वन एरिया में है। इंटरनेट का युग है आज के टाइम में, सब लोगों को इंटरनेट आता है, सब लोग इंटरनेट पर डिपेंड हो गए। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो डिपेंडेंसी बढ़ गई है किसकी, इंटरनेट पे। लोग बाग अब इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं। चाहे हम बात करें न्यूज़ की, लोगों ने न्यूज़पेपर लेना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि उन्हें वो न्यूज़ किस पे मिल रही है, अपने इंटरनेट पे मिल रही है, फ़ोन पे मिल रही है। तो इसलिए डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है और ये जो आजकल का युग है वो इंटरनेट का युग कहलाया जाता है। अब हम इंडिया स्टैक की बात करें तो आप देखें कि कैसे DPI या फिर डिजिटल पब्लिक गुड्स, कैसे इंटरनेट हमारी मदद कर रहा है। अब देखिए डाटा स्टोरेज में एक मदद कर रहे हो, ठीक है, जितने भी बैंकिंग डाटा है या फिर एजुकेशनल डाटा है वो इंटरनेट की मदद से सेफली स्टोर हो पा रहे हैं और अच्छे से स्टोर और मैनेजेबल हो पा रहे हैं। वहीं जितनी भी पेमेंट्स हैं वो कैशलेस हो गई हैं आजकल तो ऑटो वाला, रिक्शे वाला भी बोलता है, सब्जी वाला भी कि UPI से पैसे दे दीजिए, कैश नहीं है, चेंज नहीं है। ठीक है, तो UPI पेमेंट बहुत बढ़ावा और महत्वपूर्ण हो गई है आज के टाइम में। वहीं पेपरलेस डिजिटल लॉकर जिसे बोलते हैं ना, डिजी लॉकर, शॉर्ट में डिजी लॉकर भी इसको बोला जाता है। इसमें हमें कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता,
जैसे हम बैंक में पहले अकाउंट खुलवाने जाते थे या फिर हम कोई लॉकर सिस्टम लेने जाते थे तो हमें इतने सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अपनी इतनी आईडी प्रूफ्स लगानी पड़ती थी। अब हम डिजी लॉकर डिजिटली ले सकते हैं। बस हमें क्या होना था, अपने पैन कार्ड वगैरह की फ़ोटो खींच के डिजिटली अपलोड कर देनी होती है या फिर डाटा फिल कर देना होता है, हमें अपनी डिटेल्स फिलअप कर देनी होती है। वहीं हम आधार की बात करें, आधार पहले कैसे बनता था, हम जाते थे तब डिटेल्स या फिर हमें कोई चेंज कराना होता था, हमें अगर आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कराना होता था या मोबाइल नंबर चेंज कराना होता था तो हमें वहीं गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, हम ऑनलाइन भी अपनी डिटेल्स चेंज करा सकते हैं। तो ये इंडिया स्टैक के सारे एग्जाम्पल्स हैं, रीजंस हैं कैसे इंडिया फुल्ली डेवलप कर रही है, डिजिटलाइज हो रही है। अब हम डीपीआई के प्रमुख तत्व देख लेते हैं या फिर हम जो इसके 9 पिलर्स हैं, पिलर्स पे थोड़ा फोकस करते हैं जो डीपीआई के हैं या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स का हम बोल लें। क्या है कि भाई इंटरनेट की मदद से आईटी जॉब्स मिल रही हैं लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ वैकेंसीज हैं, ठीक है, कहाँ आवेदन शुरू हो गया है, तो लोग बाग अप्लाई करके भर्ती हो रहे हैं। ई गवर्नेंस मतलब जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं निकल रही हैं उन सब का पता चल रहा है, इन सब के लिए इंफॉर्मेशन है। ये ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी सिर्फ एक के लिए, कि किसी सिर्फ अमीर के लिए है या सिर्फ मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए। ये इंफॉर्मेशन सब के लिए है, ठीक है, सबको सामान्य रखा गया हुआ है, हर जाति को, हर पैसे वालों को, सबके लिए ये सूचना दी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब जितने भी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, इनकी वजह से इनकी प्रोडक्शन, मार्केटिंग और बढ़ गई है क्योंकि सब लोग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? स्मार्टफोन, जिसमें उनका इंटरनेट इजीली एक्सेस होए और वो भी देख सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें, ठीक है। डिजिटल आइडेंटिटी लिटरेसी एंड सर्विसेज मतलब डिजी लॉकर, जैसे मैंने आपको बताया, हम सेफली अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव करके रख सकते हैं। मतलब एक फ़ोन के अंदर हम कितना कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, डिपेंडेंसी बढ़ गई है हमारी, ठीक है। अब आता है कि ब्रॉडबैंड सारी जगह हो गए। पहले ऐसा था ना कि रूरल एरिया में नहीं था, सिर्फ अर्बन एरिया में था, बट अब रूरल में भी है, अर्बन में भी है, सब एरियाज में आपका देखा होगा इंटरनेट पहुंच गया है। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फोन्स, अब सबको फ़ोन का एक्सेस चाहिए, ठीक है। अगर फ़ोन का एक्सेस होगा तभी आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट की सेवा नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ भर्ती है, इंटरनेट कैसे यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए मार्केटिंग भी बढ़ाई, प्रोडक्शन में भी हेल्प करा। तो डीपीआई के ये कुछ 9 पिलर्स हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करें। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हुए, क्या लाभ मिले डीपीआई से, ठीक है। तो पहला जो लाभ मिला हमें इससे कि हमें डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाने में मदद मिली। मतलब इसने एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई सभी सिटीजन्स को, ठीक है। मतलब डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी। पहला है डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल वेलबींग, पहला ये बढ़ा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें क्योंकि डिजिटली लिटरेसी स्किल्स भी बढ़ी, अब डिजिटली बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही थी तो इकोनॉमी जो इंडिया की थी वो भी डेवलप कर रही थी। दूसरा क्या था कि इन्हांस्ड हो रही थी सर्विस डिलीवरी, इन्हांस्ड हो रही थी सर्विस की डिलीवरी। मतलब सर्विस की डिलीवरी कैसे? एजुकेशन सर्विस है ना, वहीं अगर हम बात करें हेल्थ केयर की सर्विस और वहीं गवर्नेंस की सर्विस जो हमने पढ़ा, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें पता चल जाता है किस कॉलेज में कौन सी वैकेंसी है, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म, कि जैसे नेट या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कब उनका एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, हमें उनकी वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता चलता है, उससे रिलेटेड हमें सिलेबस के बारे में पता चलता है। तो एजुकेशन में हमारी हेल्प कर रहा है, सर्विसेज में, हेल्थ केयर में। अब किसी को हमें जाना हो कि हमें ढूंढना है कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को देख सकता है, कौन सा एक्सपर्ट डॉक्टर है कि जो किडनी से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, तो ये सारी सर्विसेज इन्हांस करने में डीपीआई हमारी मदद कर रहा है। तीसरा क्या है कि इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस,
इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे? इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब फार्मर्स को क्या हेल्प हो रही है, फार्मर्स किसानों की लाइफ कैसे बेटर हो रही है डिजिटल लाइफ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसकी? वेदर की, ठीक है, मार्केट प्राइसेस की, कि भाई क्या दाम चल रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं वो खेती से, कि उनके मार्केट में क्या प्राइसेस हैं, मौसम कैसा रहेगा, किस टाइम उनको कौन सी फसल उगानी चाहिए, ठीक है। और उनको ये भी सूचना मिलती है कि एग्रीकल्चर की कौन सी सही प्रैक्टिस है जिसको करने से उनके उत्पादन ज़्यादा होगी। तो ये कुछ डीपीआई के लाभ हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्या चैलेंजेस थे, मेजर चैलेंजेस या प्रमुख चुनौतियां क्या रही इंडिया में डीपीआई को लेकर, तो पहला चैलेंज रहा लैक ऑफ एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो रूरल और रिमोट एरियाज में रहा, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, ठीक है, अगर वहां तक अवसंरचना नहीं पहुंच रही होगी तो क्या होगा, वहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं है। तो इसमें रूरल आपका और रिमोट एरिया की बात आ जाएगी, क्योंकि रिमोट एरिया में जैसे शहरी देश में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर ग्रामीण एरिया में जाएगा, रूरल एरिया में जाएगा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में भी टाइम लगा, ठीक है। अभी भी कुछ एरिया होंगे जो रूरल एरिया होंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ होगा, तो उन लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही होंगी। दूसरा क्या है, डिजिटल डिवाइड। अभी डिजिटल डिवाइड क्या है कि भाई अर्बन और रूरल में कि कैसे विलेज वाले एरिया को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही तो वो शहरी वाले लोगों से जल रहे हैं, मतलब गुस्सा कर रहे हैं कि भाई कब हमें भी सूचना मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कई ग्रामीण वाले लोग कि भाई तुम्हारे पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास नहीं है। तो एक डिजिटल ने डिवाइड का गेम प्ले कर दिया। वहीं अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी तीसरा चैलेंज आया, ठीक है। वो क्या था कि भाई जो इंटरनेट की कॉस्ट उठा पाएगा वही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा। जो लोग इंटरनेट की कॉस्ट को, जैसे मान लीजिए जो प्लान है 200 रुपये का रिचार्ज हो रहा है इंटरनेट का, एयरटेल का या किसी का भी, अगर उसके पास वो पैसा ही नहीं है भरने के लिए तो वो इंटरनेट यूज़ कर ही नहीं पाएगा। जिससे क्या होगा, जिसके पास पैसा है वो यूज़ कर पा रहा है और वो सारी इंफॉर्मेशन ले पा रहा है, ठीक है। चौथा चैलेंज क्या रहा, लैंग्वेज एंड कंटेंट बैरियर, मतलब भाषा का सबसे बड़ा बैरियर ये आया स्टार्टिंग में जब डीपीआई आया था भारत में, कि भाई हिंदी वाले लोगों को इंग्लिश में कंटेंट मिल रहा था। अब इंग्लिश वाले कैसे वो हिंदी वाले समझें, क्योंकि उनको इंग्लिश इतनी सही समझ आ नहीं रही थी। वहीं अब तो इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्जन आ गया है, तो इस बैरियर को थोड़ा कम करा गया, क्योंकि हर एक डाटा, ज़रूरी नहीं कि हर डाटा आपका बाय लैंग्वेज में हो, कि इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। और भी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जैसे मराठी, तेलुगु, इन गुजराती, इन सब लैंग्वेज को उनको वो अपनी लैंग्वेज में लोकलाइज थे, तो इसीलिए उनको कंटेंट को इन्फॉर्मेशन लेने में सहायता नहीं मिल पाई। तो लैंग्वेज का एक बैरियर है, अब भी है। जैसे कई लोकल लैंग्वेजेस में लेना चाहते हैं, उनको नहीं पता इंग्लिश और हिंदी, इसीलिए लैंग्वेज का भी एक बैरियर रहा। ये कुछ मेजर डीपीआई के चैलेंजेस रहे, प्रमुख चुनौतियां रहीं, ठीक है, जो भारत के अंदर देखने को मिली। क्लियर? तो आज हमने डिस्कस किया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर कैसे बढ़ रहा है, और वहीं जो डिजिटल पब्लिक गुड्स है वो कैसे बेस्ड है डीपीआई पे। इंडिया स्टैक के बारे में हमने जाना, और जो बेनिफिट्स हमें उससे हुए वो भी हमने देखे। तो ऐसे ही हम आपको करंट टॉपिक्स कराते रहेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।